सारांश की प्रथम श्रृंखला में हम लाए हैं आपके लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 जोकर 150। पहली तनख्वाह के रुपए हाथ में थामे सुदीप अभावों के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया था। एक ऐसी खुशी उसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कंटीले झाड़ झंखाड़ों के बीच अपनी राह बनाई थी। हथेली में पिचे रुपयों की गर्मी उसके रग रग में उतर गई थी। पहली बार उसने इतने रुपए एक साथ देखे थे। वह वर्तमान में जीना चाहता था, लेकिन भूतकाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर पल उसके भीतर वर्तमान और भूत की रसाकशी चलती रहती थी। अभावों ने कदम कदम पर उसे छला था, फिर भी उसने स्वयं को किसी तरह बचा कर रखा था। इसलिए यह मामूली नौकरी भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी। नई नई नौकरियों में छुट्टियां मिलना कठिन होता है। उसे भी आसानी से छुट्टी नहीं मिली थी। उसने रविवार की छुट्टियों में अतिरिक्त काम किया था, जिसके बदले उसे 2 दिन का अवकाश मिल गया था। पहली तनख्वाह मिलने की खुशी माँ बाप के साथ बांटना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई और नौकरी के बीच समय और हालात की गहरी खाई को पाट नहीं सकता था। फिर भी खाई के बीच जो कुछ भी था उसे सांत्वना देकर अपनी पीड़ा को कम तो कर ही सकता था। सुख दुख के चंद लम्हे आपस में बांटकर पीड़ा कम हो जाती है। उसने इस पल में इंतजार में एक लंबा सफर तय किया, एक ऐसा सफर जिसमें दिन रात मानव पान के बीच कोई अंतर ही नहीं था। शहर से गांव पहुंचने में 2-2.5 घंटे से ज्यादा लग जाते थे, इसलिए वह सुबह ही निकल पड़ा। बस अड्डे पर आते ही उसे बस मिल गई। काफी भीड़ थी बस में और बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिली। कंडक्टर किसी यात्री पर बिगड़ रहा था। इस सामान को उठाओ, छत पर रखो। आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। किसका है ये सामान? एक दुबला पतला ग्रामीण धीमे स्वर से बोला, जी मेरा है। अरे तेरा है तो इसे अपने पास रख, यहाँ रास्ते में क्यों उड़ा दिया? उठा इसे। साहब, नजदीक ही उतरना है। सुदीप जब भी किसी को गिड़गिड़ाते देखता है तो उसे अपने पिताजी की छवि याद आने लगती है। ऐसे में उसका पोर पोर चटकने लगता, जैसे कोई धीरे धीरे उसके जिस्म पर आरी चला रहा हो। उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर का तोंदिल शरीर कपड़े फाड़ कर बाहर आने को छटपटा रहा था। बनेले सुअर की तरह उसके चेहरे पर पान से रंगे दांत उसकी भव्यता का इजाफा कर रहे थे। सुदीप को लगा कि जंगली सुअर बस की भीड़ में घुस आया। उसने सहम कर सहयात्री की ओर देखा जो निरपेक्ष भाव से ख्यालों में गुम था। सुदीप ने ग्रामीण पर नजर डाली तो अभी तक दयनीयता से उबर नहीं पाया था। उसके भीतर पिताजी की छवि आकार लेने लगी। वो दिन उसकी स्मृति में दस्तक देने लगा जब पिताजी पहली बार उसे स्कूल दाखिला कराने के लिए ले गए थे। उनकी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पता नहीं पिताजी के मन में ये विचार कैसे आया कि उसे स्कूल में भर्ती कराया जाए। पूरी बस्ती में पढ़ाई लिखाई की ओर किसी का ध्यान नहीं था। पिताजी लंबे लंबे डग भर कर चल रहे थे। उनके साथ चलने के लिए उसे दौड़ना पड़ता था। एक मैली बदरंग कमीज और पट्टेदार निकरनुमा कच्छा पहन रखा था, जिसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसे ऊपर खींचना पड़ता था। स्कूल के बरामदे में पहुंचकर पिताजी पल भर के लिए ठिठके, फिर धीरे धीरे चलकर इस कमरे से उस कमरे में झांकने लगे। हर कमरे में अंधेरा था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। मास्टर कुर्सियों पर उकड़ू बैठे बीड़ी पी रहे थे, ऊँघ रहे थे, और पिता फूल सिंह मास्टर को ढूंढ रहे थे। 2-3 कमरे झांकने के बाद एक छोटे से कमरे की तरफ मुड़े। उस कमरे में अन्य कमरों से ज्यादा अंधेरा था। फूल सिंह मास्टर अकेले बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्हें दरवाजे पर देखकर मास्टर खुद बाहर आ गए। पिताजी ने मास्टर को देखते ही दयनीय स्वर से गिड़गिड़ा कर कहा, मास्टर जी, इस जातक को अपनी शरण में ले लो। 2 अक्षर पढ़ लेगा तो थारी दया ते यो भी आदमी बन जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ सुधर जाएगी। सुदीप पिताजी की उस मुद्रा को कभी नहीं भूल पाया। वे हाथ जोड़कर झुके खड़े थे। फूल सिंह मास्टर ने बीड़ी का टोटा अंगूठे से इशारे की तरफ उछाला और पिता को लेकर हेडमास्टर के कमरे में चले गए। सुदीप का दाखिला हो गया। पिताजी खुश थे और इस खुशी में उनकी गिड़गिड़ाहट भी झलक रही थी। झुक झुक कर मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। बस हिचकोले खा खा रेंग रही थी। आसपास के यात्रियों ने बीड़ी सिगरेट का धुआं ऐसे उगलना शुरू किया जैसे अपनी तमाम दुश्चिंताओं को धुएं के बादलों में विलीन कर देंगे। उसने अपने पास की खिड़की का शीशा सरकाया। ताज़ा हवा की हल्की हल्की सरसराहट भीतर घुस आई। उसकी स्मृति में स्कूल के दिन एक के बाद एक करके लौटने लगे। दूसरी कक्षा तक आते आते अच्छे विद्यार्थियों में उसकी गिनती होने लगी। तमाम सामाजिक दबावों और भेदभावों के बावजूद वह पूरी लगन से स्कूल जाता रहा और सभी विषयों में ठीक ठाक था। गणित में उसका मन कुछ ज्यादा लगता था। शिवनारायण मिश्रा ने 4th कक्षा में बच्चों को 15 तक पहाड़े याद करके आने को कहा। सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह याद थे।
मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने शाबाशी देते हुए 25 का पहाड़ा याद करके आने के लिए सुदीप को कहा। सुदीप ने घर से लौटते ही सुदीप 25 का पहाड़ा याद करना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से ऊंची आवाज में पहाड़ा कंठस्थ करने लगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100। पिताजी बाहर से थके हारे लौटे थे। 25 का पहाड़ा रटते देख उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव तैर गया। थकान भूलकर सुदीप के पास बैठ गए। वैसे तो 20 से आगे गिनती नहीं आती थी उन्हें, लेकिन 25 का पहाड़ा उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव था, जिसे अनेक बार अलग अलग लोगों को कई बार दोहरा चुका है। जब भी घटना का जिक्र करते थे उनके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास चमक उठता था। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। जैसे ही 25 चौका 100 कहा, पिताजी ने टोक दिया, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150, और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। सुदीप ने चौंक कर पिताजी की तरफ देखा और समझाने के लहजे में बोला, नहीं पिताजी, 25 चौका 100, ये देखो गणित की किताब में लिखा है। बेटे, मुझे क्या दिखावे है, मैं तो हरफ भी ना पिछाणू, मेरे लेखे तो काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर भी इतना तो जरूर जानू कि 25 चौका 150 होता है। किताब में साफ साफ तो लिखा है पिताजी 25 चौका 100। अरे तेरी किताब गलत भी तो हो सके, नहीं तो क्या चौधरी झूठ बोल लेंगे? तेरी किताब से कहीं ठाडे आदमी है चौधरी जी, उनके धारे तो यो मोटी मोटी किताबें हैं। वह जो तेरा हेडमास्टर है ना, वो भी पाँव छुए है चौधरी जी के, फिर भला वो गलत बतावेंगे? मास्टर ने कहना सही सही पढ़ाया करे। पिताजी, किताब में गलत थोड़े ना लिखा है, तू अभी बच्चा है, तू क्या जाने दुनियादारी। 10 साल पहले की बात है, तेरे होने पहले तेरी महतारी बीमार पड़ गई, बचने की उम्मीद ना थी। शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज कराया था, सारा खर्चा चौधरी ने ही किया था। पूरा 100 का पत्ता यो लंबा लीले रंग का लोट था। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ सब मिलाकर 100 रुपये बने थे। जब तेरी माँ ठीक ठाक होकर चलन फिरन लगी तो मैं 4 महीने बाद चौधरी जी की हवेली में गया। दुआ सलाम के बाद मैंने चौधरी जी से कहा, चौधरी जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, थारी मेहरबानी ते मेरी लुगाई की जान बच गई, वे जी गई, वरना मेरे जब तक बिरान हो जाते। तुमने 100 रुपये दिए थे, उनका हिसाब बता दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्जा चुका दूंगा। एक साथ देने की तो मेरी हिम्मत ना आए चौधरी जी। चौधरी जी ने कहा, मैंने तेरे बुरे वक्त में मदद करी थी, अब तो ईमानदारी से सारा पैसा चुका देना। 100 रुपये पर हर महीने 25 रुपये ब्याज बनते हैं। 4 महीने हो गए, ब्याज ब्याज के हो गए 25 चौका 150। तू अपना आदमी है, तेरे ते क्या ज़्यादा लेना। 150 में से 20 रुपये कम दे दिए, 20 रुपये तूने छोड़ दिए, 130 यो बचे। 4 महीने का ब्याज 130 अभी दे दे, बाकी रहा मूल, जिब होगा दे देना, महीने के महीने ब्याज देते रहना। अब बता बेटे, 25 चौका 150 होते हैं या नहीं? चौधरी भले और इज्जतदार आदमी है जो उन्होंने 20 रुपये छोड़ दिए, नहीं तो भला इस जमाने में कोई छोड़े है? अपने शिव नारायण मास्टर के बड़े मिस्र जी को ही देख ले, एक दिल्ला भी ना छोड़े, ऊपर ते बिगाड़ अलग ते करावे, जैसे बिगाड़ उनका हक है। दिन भर में गोड्डे टूट जा मजूरी के नाम पे खाली हाथ, ऊपर ते गाली अलग, गाली ऐसे दे जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे हो। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 150। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए सुदीप को खड़ा कर दिया। सुदीप खड़ा होकर उत्साहपूर्वक कहाना पहाड़ा सुनाने लगा, और जैसे ही 25 चौका 150 पर पहुंचा, मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने उसे टोका, 25 चौका 100। मास्टर जी के टोकने से सुदीप चुप हो गया, खामोशी से उनका मुंह ताकने लगा। मास्टर शिव नारायण मिश्रा कुर्सी पर पैर रखकर उकड़ू बैठे थे। बीड़ी का सुट्टा मारते हुए बोले, अबे बोलता क्यों नहीं, भूल गया क्या? सुदीप ने फिर पहाड़ा शुरू किया और स्वाभाविक ढंग से 25 चौका 150 कहा। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने डांट कर कहा, अबे कालिए, 150 नहीं 100। सुदीप ने डरते डरते कहा, हाँ साहब, पिताजी तो कहते हैं 25 चौका 150 हुए हैं। शिव नारायण हत्थे से उखड़ गया, खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया और आंखें तरेर के चीखा, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो यहाँ क्या अपनी माँ? साले तुम लोगों को कितना भी लिखाओ पढ़ाओ, रहोगे वही के वही, दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है। पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से, 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी सी तारीफ क्या होने लगी? पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से जबान चलावे या उलट कर जवाब देता है। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। उस दिन की घटना ने उसके दिमाग में उलझन पैदा कर दी।
यदि माँ साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं, और पिताजी सही है तो माँ साहब गलत क्यों बता रहे हैं। पिताजी कहते हैं चौधरी बड़े आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। उनके हृदय में बवंडर उठने लगे। नर्म और मासूम बालपन पर एक खरोच पड़ गई जो समय के साथ गहरा गई थी। किसी ने ठीक कहा है, मन में गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती। सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 उसे परेशान करने लगा। बालमन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई। जब भी 25 की संख्या पढ़ता लिखता उसे 25 चौका 150 याद आता। साथ ही याद आता पिता का विश्वास भरा चेहरा और शिव नारायण मिश्रा का गाली गलौज करता हुआ लाल गुस्सैल चेहरा। दोनों चेहरे एक साथ स्मृति में दबाए 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटकने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा कई सवाल उसके मन को विचलित करने लगे जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। बस अड्डे से थोड़े पहले ये गति अवरोधक था जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्रियों को झटका लगा। लोग गिरते गिरते बचे और सुदीप की विचार तंद्रा भी टूट गई। जेब को छूकर देखा तो तनख्वाह के रुपए सही सलामत थे। गांव के किनारे बस रुकी। अड्डे के नाम पर 2-1 दुकानें, पान बीड़ी की, एक पेड़ के तने से टिकी पुरानी मेज पर बदरंग आईना रखकर बैठा गांव का बदरू नाई, नाई से थोड़ा दूर हटकर पेड़ तले बैठा गांव का मोची, एक केले अमरूद वाला। बस यही बस अड्डा था। सुदीप बस से नीचे उतरा, आसपास नजर दौड़ाई। कोई विशेष चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। सीधा घर चल पड़ा। पश्चिमी छोर पर 30-40 घरों की बस्ती में उनका घर था। दोपहर होने को आ गई, सूरज ऊपर चढ़ गया था। उसने तेज तेज कदम बढ़ाए। लगभग महीने भर बाद गांव लौटा था, जानी पहचानी चिर परिचित गलियों में। इससे पहले उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वो भर गया था। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कीचड़ भरी नाली को लांगा और बस्ती की तरफ मुड़ गया। जलकुंभी का नीला फूल उसे बहुत अच्छा लगता था। इक्का दुक्का फूल उसे दिखाई देने लगे। पिताजी आंगन में पड़ी एक पुरानी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। सुदीप को आया देख उसकी तरफ लपके। अरे अचानक, क्या बात है? लगता है शहर में जी नहीं लगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही चला आया। जेब से रुपए निकाल कर तनख्वाह के रुपए उन्होंने उनके हाथ पे रखे। पांव छुए पिता के और पिता गदगद हो गए। दोनों हाथ में रुपए थाम कर माथे से लगाया जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हों, और मन ही मन कुछ शब्दों में बुदबुदाए और सुदीप की माँ को पुकारा। दीपे की माँ, अरे यहाँ तो आ, ले संभाल अपने लड़के की कमाई। आवाज सुनकर माँ बाहर आई। आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। उस क्षण उसे ऐसे लग रहा था जैसे समूचा घर खुशी की बारिश से भीग रहा है। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे देख रहा था और भीतर एक खलबली मची थी जिससे वो अशांत भी था। उसने माँ से कहा, माँ यहाँ बैठो। आंचल में कुछ रुपए लिए गंभीर स्वर से बोला, पिताजी मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिता गुमसुम होकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले खुशी की धुंध फैलने लगी थी। तरह तरह की आशंकाएं झकझोरने लगी। सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाई। पिता से कहा, अभी नहीं गिनी है। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देखते रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। असहाय होकर बोले, बेटे मुझे तो 20 से आगे गिनती भी नहीं आती, तू ही गिन के बता दे। पिताजी ये 4 जगह 25-25 रुपए हैं, अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। 4 जगह का मतलब है 25 चौका। थोड़ी देर रुककर सुदीप ने पिता को देखा और बोले, अब देखते हैं 25 चौका 100 होते हैं, ये 150। पिता अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पुरानी घटना साकार हो उठी। सुदीप रुपए गिन रहा था। बोल बोल कर 100 पर जाकर रुक गया और कहा, देखो 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। पिता ने उसके हाथ से रुपए ऐसे छीने जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा है। रुपए गिनने का प्रयास करने लगे लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। सुदीप ने हर बार उनकी मदद की और सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया। आखिरकार पिता को विश्वास हो गया कि सुदीप ठीक कह रहा है। पिता के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा। उसका विश्वास जिसे 30-35 सालों से वो अपने सीने से लगाए चौधरी का गुणगान करते नहीं अगाते थे, आज अचानक कांच की तरह चटक कर उनके रोम रोम में समा गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता बल्कि विश्वास में छले जाने की गहन पीड़ा कहा जाएगा। उन्होंने अपनी मैली चिकट धोती के कोने से आंख के कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप को लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडर उग जाता था जिसकी दीवारों से ईंट पत्थर सीमेंट भुरभुरा कर गिरने लगे।
उनके अंतस में एक टीस उठी, जैसे कह रहे थे, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, कीड़े पड़ेंगे कीड़े।